फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इंडिया ने रिकॉर्ड $750 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। ये अब तक का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है इंडिया की पूरी हिस्ट्री में। और गवर्नमेंट का यहाँ टारगेट है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करेगा बाय 2028। इंडिया इस टारगेट को कैसे पूरा करेगा, क्या क्या प्लान है इंडिया के, और क्या हम चाइना को बीट कर पाएंगे, इस वीडियो में आपको इन सब के बारे में पता चलेगा। अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट पिछले 2 सालों से लगातार बढ़ा है। इंडिया ने फिस्कल ईयर 2022 में $418 बिलियन के मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोर्ट किया था। बट अगर हम इंडिया के जीडीपी के साइज के हिसाब से कंपेयर करें तो ये बहुत कम है। इंडिया दुनिया में 3.1% कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी का, वहीं एक्सपोर्ट में ये सिर्फ 1.6% है। बट जो अभी इंडिया के लिए मौके दिख रहे हैं, उससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2028 वो साल हो सकता है जब इंडिया $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करेगा मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स का। ये इंडिया के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। अभी आज के टाइम दुनिया में ऐसे कुछ ही देश हैं जिनका टोटल एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन का है। इंडिया उन $1 ट्रिलियन एक्सपोर्टिंग क्लब का हिस्सा बन जाएगा। इंडिया की जीडीपी में अभी मैन्युफैक्चरिंग का शेयर सिर्फ 15.6% है, जो कि 2031 तक ये बढ़कर 21% का हो जाएगा। और इसी प्रोसेस में इंडिया का एक्सपोर्ट भी डबल हो जाएगा। इस टारगेट तक पहुंचने के लिए इंडियन गवर्नमेंट भी नए स्कीम्स लॉन्च कर रही है। जैसे एक्सपोर्टर्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम लॉन्च की है, ताकि जो चीपर एक्सपोर्टर्स है इंडिया में उनको क्रेडिट मिलता रहे। इसी तरह की स्कीम से चाइना आज दुनिया का सुपर पावर बना हुआ है, जो हर साल $3.5 ट्रिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट करता है। यानी इंडिया की जितनी जीडीपी है उससे ज्यादा चाइना हर साल एक्सपोर्ट करता है। हमें यहाँ इंडिया के इंपोर्ट को भी नहीं भूलना चाहिए, जो कि बढ़ा है एक्सपोर्ट से ज्यादा। तो ये इंडिया के लिए अभी एक नेगेटिव पॉइंट है। ये जो राइज देखने को मिला है इंडिया के एक्सपोर्ट में, इसके पीछे कुछ फैक्टर हैं जिनको जानना जरूरी है। आपको याद होगा जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, उस टाइम इसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी कि अब इंडिया चाइना को कड़ी टक्कर देगा। इवन चाइना भी इसके बारे में बात करता था। इसकी मार्केटिंग भी हुई, बट जो हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ। हमने सोचा था सरकार सारी सुविधा देगी मैन्युफैक्चरर्स को जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, बट डिफेंस सेक्टर को छोड़ के और कुछ बड़ी कंपनियों को छोड़ के कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। इसका सबसे बड़ा कारण था इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट न मिलना और स्किल लेबर की कमी जो चाइना में नहीं है। अब रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यह बात गवर्नमेंट जानती है और इसके ऊपर काम भी किया जा रहा है। जब ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च भी नहीं हुआ था, उससे पहले से इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में लग गया था। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक हब्स, एक्सप्रेसवेज, ऐसे ही कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं जो मेन पिलर की तरह काम करते हैं इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग इकोसिस्टम के लिए। और रही बात स्किल लेबर की, तो ये काम तो कंपनियां भी कर सकती हैं कुछ ट्रेनिंग देकर। बाकी लॉन्ग टर्म में ये तो इंडियन गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। अब यहाँ रोल आता है फाइनेंशियल सपोर्ट का। चाइना अपने मैन्युफैक्चरर्स को और एक्सपोर्टर्स को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना सस्ता पड़ता है दुनिया भर की कंपनियों के लिए। अब इसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने एक स्कीम को लॉन्च किया जिसका नाम है PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। इस स्कीम के जरिए भारत सरकार खास सेक्टर के लिए कुछ कंपनियों को चुनती है जिनको PLI स्कीम के तहत फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है। अब इस बेनिफिट का फायदा वही कंपनी उठा सकती हैं जो सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करे। इस स्कीम के जरिए इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर का बेनिफिट देना शुरू किया, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर। आज इस स्कीम के लॉन्च होने से दुनिया भर से बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। यहाँ तक कि जो इंडियन कंपनियां पहले कुछ 1 या 2% प्रॉफिट के लिए चाइना को प्रेफरेंस देती थी, वो भी अब इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रही है। ये इंडिया के लिए एक बड़ी कामयाबी है आज के टाइम। अभी पिछले साल ही इंडिया ने अपने सबसे बड़े FDI इनफ्लो को रिपोर्ट किया था, जो कि 81.7 बिलियन का है। अभी आज के टाइम टोटल 867 ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैं जो अंडर एक्टिव है। भारत यहाँ सोच समझ के ऐसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है जो एक बेस की तरह काम करते हैं
बाकी सभी के लिए। जैसे आज के टाइम सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो मेन कंपोनेंट यूज होता है वो है सेमीकंडक्टर चिप, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग करना एक बहुत ही महंगा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अभी के टाइम में इसको सिर्फ कुछ डेवलप देश ही कर पाते हैं, जैसे अमेरिका, ताइवान, साउथ कोरिया और कुछ हद तक चाइना जैसे देश। ताइवान आज के टाइम इस फील्ड में लीडर बना हुआ है। दुनिया को डर रहता है कि अगर चाइना ताइवान पे कंट्रोल करता है तो दुनिया की आधी से ज्यादा सेमीकंडक्टर की सप्लाई रुक जाएगी और ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सही नहीं होगा। तो अब इसी डर की वजह से अमेरिका, यूरोप के देश भी अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही हैं। तो इंडिया ने इसी मौके को देखते हुए 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने $10 बिलियन के PLI स्कीम को लॉन्च किया। ठीक इसके एक साल बाद इंडिया की वेदांता ने ताइवान के फॉक्सकॉन के साथ मिलकर इंडिया में $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया सेमीकंडक्टर चिप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये इंडिया के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है तो जो इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग पहले स्टार्ट करनी पड़ेगी, जैसे सेमीकंडक्टर चिप, डिस्प्ले यूनिट्स और मदरबोर्ड। उसके अलावा ईवी सेक्टर में फ्यूचर को देखते हुए गवर्नमेंट ने PLI स्कीम का अनाउंसमेंट किया। यहाँ पे गवर्नमेंट का खास करके उस चीज पे ध्यान है जो आज के टाइम सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है, वो है लिथियम आयन बैटरी, जिसमें चाइना आज के टाइम ग्लोबल लीडर बन के बैठा हुआ है। चाइना के पास आज सप्लाई चेन का पूरा कंट्रोल है। इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि अभी हाल ही में जम्मू में हमें एक बड़ा भंडार मिला है लिथियम का। इसके बाद इंडिया दुनिया के कुछ बड़े देशों में शामिल हो चुका है जिनके पास लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है। गवर्नमेंट इसकी इम्पोर्टेंस समझती है, तो गवर्नमेंट ने इसको माइन करने के लिए ऑक्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी कुछ गाइडलाइन नहीं है इसके बारे में, जिसमें शायद 1 से 2 साल का टाइम लग सकता है। भारत अगर खुद लिथियम आयन बैटरी सेल की मैन्युफैक्चरिंग करने लगा तो हमारी निर्भरता चाइना पे खत्म हो जाएगी और फिर हम इसको बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फरवरी 2023 में एक खबर के मुताबिक इंडिया को 33,750 करोड़ रुपए के PLI स्कीम की जरूरत है 50 गीगावाट आवर के बैटरी सेल की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को सेटअप करने के लिए। 2030 तक इंडिया को 903 गीगावाट की स्टोरेज क्षमता की जरूरत होगी। इसके लिए गवर्नमेंट अभी से प्लानिंग कर रही है और इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। वैसे यहाँ एक और चीज है जो इंडिया के फेवर में जा रही है, वो है चाइना और अमेरिका की इकोनॉमिक वॉर। इसी वॉर के चक्कर में चाइना से बहुत सी कंपनियां जो US और उसके अलाइड कंट्रीज से बिलोंग करती थी, वो अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल के नए ऑप्शन की तलाश में जा रही हैं। इसमें वियतनाम, थाईलैंड और इंडिया जैसे देश शामिल हैं जो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। हाल ही में देखा गया एप्पल ने भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना शुरू कर दी है इंडिया में, और अब तो एप्पल ने अपना स्टोर भी ओपन कर दिया है। उसके अलावा सैमसंग ने दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ओपन किया है इंडिया में। तो ये कुछ बड़े स्टेप है इंडिया के लिए। आज के टाइम ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जो अपने फोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रही हैं और दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। लेकिन अभी इंडिया पूरी तरह से एक स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाता। ऐसे बहुत से कंपोनेंट हैं जो अभी भी हम चाइना से, साउथ कोरिया जैसे देशों से इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको इंडिया में असेंबल करके बेचते हैं। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना होगा और धीरे धीरे इसके ऊपर काम भी किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया, इंडिया अब सेमीकंडक्टर चिप की भी मैन्युफैक्चरिंग करेगा, फिर डिस्प्ले की भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू होगी। सो भारत जो अभी कर रहा है अपने एक्सपोर्टिंग को बढ़ाने के लिए, इसके लिए हमें पोर्ट्स के विस्तार की भी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। इसीलिए इंडिया अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट सागरमाला पे काम कर रहा है। जैसे भारतमाला में हम पूरे इंडिया को एक्सप्रेसवे हाईवे नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक उसी तरह सागरमाला के अंडर पूरे इंडिया के कोस्टल लाइन में जहाँ जहाँ मौके हैं वहाँ नए नए पोर्ट्स का निर्माण हो रहा है, या फिर जो अभी पुराने पोर्ट्स हैं उनका विस्तार हो रहा है, ताकि जो फ्यूचर में इंडिया का एक्सपोर्टिंग टारगेट है उस लोड को आसानी से हैंडल कर पाए। अब यहाँ सागरमाला की क्या इंपॉर्टेंस है ये समझने के लिए हमें चाइना और सिंगापुर जैसे देशों को देखना होगा, जो दुनिया के एक बड़े ट्रांसशिपमेंट लोड को कंट्रोल करते हैं। कंटेनर शिपिंग के मामले में आज चाइना दुनिया में ग्लोबल लीडर है। इवन छोटा सा देश सिंगापुर भी एक बड़ा प्लेयर है इस सेक्टर में। आज दुनिया के टॉप 100 पोर्ट की लिस्ट में चाइना के 10 पोर्ट आते हैं, जिसमें से नंबर 1 पे चाइना का संघाई पोर्ट है। इस लिस्ट में नंबर 2 पे सिंगापुर का पोर्ट है। आज के टाइम भले ही हम उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे हैं जैसा कि उम्मीद थी, बट जो रास्ता हमने चुना है वो सही है। इंडिया अपने बेस को मजबूत कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, इंडिया पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है। जहां जहां हमने इंडस्ट्रियल जोन बनाए हैं उनको एक्सप्रेसवे से, फ्रेट ट्रेन से सीधा पोर्ट से कनेक्ट किया जा रहा है, ताकि बहुत कम टाइम पे कम पैसा खर्च किए गुड्स को
पोर्ट तक पहुंचाया जा सके। इससे इंडिया चाइना से प्राइस वॉर में टक्कर ले पाएगा। चाइना आज के टाइम दुनिया में सस्ते रेट पे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा मजबूत है। चाइना ने जो इन्वेस्ट किए थे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसका रिजल्ट चाइना के सामने है। उसके अलावा चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स को हर एक सुविधा मिलती है। तो इंडिया ठीक अपने तरीके से उसी रास्ते पे काम कर रहा है। टाइम लगेगा लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।